गुजरात की एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने 28 बैंकों से 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया और फिर कर्ज नहीं लौटाने का खेल खेला। इस बीच एनपीए और सीडीआर वाला वही पुराना दाव भी शामिल रहा। सवाल यह है कि जो बैंक आम लोगों को लोन के मसले पर इतना परेशान करते हैं, आखिर कैसे वही बैंक इतना सारा पैसा ऋषि अग्रवाल जैसे खास लोगों को इतनी आसानी से दे देते हैं। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए पैसे के इस पूरे खेल को समझते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला। पहले कर्ज और फिर कर्ज न लौटाने का खेल। एबीजी शिपयार्ड पर मेहरबानी करने वाला कौन? देश का पैसा लेकर भागने वाले के पीछे कौन? एक बार फिर देश में बैंक घोटाले की गूंज है। एक बार फिर बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागने वालों का शोर है। एक बार फिर देश का इतना सारा पैसा डूब जाने का शोर है। पहले विजय माल्या, फिर नीरव मोदी और अब ऋषि कमलेश अग्रवाल। सवाल वही सामने है, घोटाला करने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड पर मेहरबानी करने वाला कौन था? देश का पैसा लेकर विदेश भागने वाले नए भगोड़े ऋषि अग्रवाल के पीछे कौन है? अभी तक के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि घोटालेबाजों की लिस्ट में ऋषि अग्रवाल सबसे आगे निकल गए हैं। ऋषि अग्रवाल ने विजय माल्या और नीरव मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। ऋषि कमलेश अग्रवाल ने कर दिया है देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। ऋषि कमलेश अग्रवाल ने कर दिया है 22,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। ऋषि कमलेश अग्रवाल बैंकों का इतना सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया है। एबीसी शिपयार्ड कंपनी के मालिक ऋषि कमलेश अग्रवाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जानकारी यही सामने आ रही है कि ऋषि अग्रवाल सिंगापुर भाग गया है। देश की जांच एजेंसियां बेशक पीछे चल रही हो, ऋषि अग्रवाल ने अपनी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली थी। सिंगापुर में सेटल होने की तैयारी पहले से ही कर ली थी। ऋषि अग्रवाल फरार हो गया और अब देश की जांच एजेंसियां एक एक कर जाग रही हैं। पहले सीबीआई जागी, अब 10 दिन के बाद ईडी जाग रही है। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। ईडी ने एबीजी शिपयार्ड और उसके अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले 7 फरवरी को सीबीआई ने धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया था। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि अग्रवाल सिंगापुर भाग गया है। हैरानी होती है, सिर्फ समय बदला हुआ है। बैंकिंग फ्रॉड की स्क्रिप्ट बिल्कुल वही है। चाहे विजय माल्या का केस हो या फिर नीरव मोदी का केस, बैंकों के धोखेबाजी की एक ही कहानी सामने आती है। देश का आम आदमी अपनी आम जरूरतों के लिए लोन लेना चाहे तो पसीने छूट जाते हैं, और अगर लोन लेकर किसी कारणवश लोन की बस एक किश्त मिस कर जाए, बैंक वाले पूरी तरह पीछे पड़ जाते हैं, अलग अलग तरीकों से जलील करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन बैंकों के साथ बड़ा फ्रॉड करने वालों की कहानी हैरान करती है। एक जैसी स्क्रिप्ट पर बैंकों के साथ करोड़ों का घोटाला कर जाते हैं ऋषि अग्रवाल जैसे लोग, और बैंक के कर्मचारी हो या फिर जांच एजेंसियां, सारे देखते ही रह जाते हैं। एबीजी शिपयार्ड कंपनी की स्थापना साल 1985 में की गई। कंपनी का शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में है। एबीजी कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कभी देश की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी रह चुकी है। एबीजी शिपयार्ड नौसेना, कोस्ट गार्ड समेत दुनिया के कई देशों के लिए जहाज बनाने और मरम्मत का काम करती है। एक रिकॉर्ड के अनुसार एबीजी शिपयार्ड ने 16 साल में 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया। इसमें 46 जहाजों का निर्माण विदेशी बाजारों के लिए किया गया। एबीजी शिपयार्ड कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन साल 2008 की आर्थिक तंगी का दौर कंपनी पर भारी पड़ने लगा।
विशेषकर विदेशी ऑर्डर कम होने लगे। लगातार आर्थिक तंगी की ओर कंपनी बढ़ती चली गई। तब केंद्र की यूपीए सरकार की तरफ से कंपनी को संभालने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन बदहाल होती स्थिति में भी एबीजी कंपनी को लोन मिलते चले गए। ये बात जरूर संदेह पैदा करती है। कंपनी अलग अलग बैंकों से करोड़ों रुपए में कर्ज उठाती चली गई। एबीजी कंपनी का लोन साल 2006 एबीजी ने 100 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया था। इसमें से 80 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई ने दिया। धीरे धीरे ये क्रेडिट लिमिट 2008 तक बढ़कर 1558 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह कंपनी ने अलग अलग 28 बैंकों से कर्जा लिया था। साल 2008 में मंदी का तर्क देकर कंपनी ने सीडीआर की मांग की थी। साल 2014 में कंपनी ने बैंक के साथ समझौता किया था। मंदी के कारण शिपिंग इंडस्ट्री में भारी घाटा बताकर आर्थिक हालात कमजोर होने का हवाला दिया। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्टिंग यानी सीडीआर की मांग रखी, जिसे बैंक ने मान लिया। लेकिन फिर साल 2016 में ऋषि अग्रवाल ने 2.66 लाख करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बताकर 1935 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। बैंकों से लिए लोन को करार के अनुसार चुकाने के लिए समझौता भी किया, लेकिन कंपनी द्वारा असमर्थता जताने पर कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया गया। और फिर फाइनली बैंक ने कंपनी के कर्ज को एनपीए में डाल दिया। तो ये तो रही कंपनी की लोन से लेकर एपीए तक की यात्रा। एबीजी कंपनी के इस आर्थिक घपलेबाजी के ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि बैंक कर्मचारियों की मिली भगत या फिर पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से ही ये सब संभव हो पाया। कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती रही, बावजूद इसके कंपनी और उसके मालिक तमाम तरह के तिकड़म करके बैंकों से लोन उठाते रहे, जो बैंक लोन देने और फिर वसूलने के नाम पर आम आदमी को परेशान करते रहते हैं। खास लोगों पर, उनकी मेहरबानियों पर भी एक नजर डालिए। एबीजी कंपनी को किस बैंक ने कितना लोन दिया? एसबीआई 2,925 करोड़ रुपए, पीएनबी 1,244 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा 1,614 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक 1,228 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक 7,089 करोड़ रुपए, आईडीबीआई 3,634 करोड़ रुपए। इन 6 बैंकों ने कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखाई एबीजी शिपयार्ड कंपनी पर, कंपनी के मालिक ऋषि अग्रवाल पर। इन 6 बैंकों का ही कुल 17,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का बकाया ऋषि अग्रवाल की कंपनी पर है। इसके अलावा 22 और बैंकों का करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें एलआईसी का भी 136 करोड़ रुपए का लोन शामिल है। कमाल की बात है कि एक तरफ तो ऋषि कमलेश अग्रवाल अपनी कंपनी एबीजी शिपयार्ड के नाम पर कर्ज उठाता गया, तमाम बैंक आंख बंद कर लोन देते गए, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि अग्रवाल इन पैसों को कंपनी पर खर्च करने की बजाय विदेश में अलग अलग फंड में पैसा डालते चला गया। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला साल 2012 से साल 2017 तक एबीजी शिपयार्ड कंपनी की तरफ से विदेशों में काफी प्रॉपर्टी खरीदी गई, शेयर खरीदे गए, पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। इस तरह से पहली नजर में ही यह बड़ा घोटाला नजर आता है। यह अलग बात है कि देश की जांच एजेंसियों को अभी भी इसे ज्यादा स्पष्ट तरीके से सामने रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब यह भी जान लीजिए कि इसे अब तक सबसे बड़ा बैंक घोटाला क्यों कहा जा रहा है। विजय माल्या ने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। नीरव मोदी ने पीएनबी से
13,570 करोड़ रुपए का घपला किया था। जबकि ऋषि कमलेश अग्रवाल ने सबको पीछे छोड़ते हुए 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। बैंकों में घोटाले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बैंकों में जो पैसा होता है वो आम पब्लिक का ही होता है। जाहिर है कि बैंक का पैसा डूबने का मतलब है आम लोगों के पैसे का डूबना, देश के पैसों का डूबना। बैंक घोटाले के पीछे सरकारों की नीतियों के साथ साथ बैंक अधिकारियों की नीयत भी जिम्मेदार लगती है। सरकार ने आईबीसी लाकर और ऑडिट को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से प्रयास बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए, ताकि जब भी कुछ गलत कहीं भी किसी लोन में डिफॉल्ट होना शुरू होता है तो उसी समय उसको रोका जा सके, उसकी भरपाई हो सके। और ऐसे लोग जो अपना फंड्स बेनामी कंपनियों में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के ऐसे अकाउंट्स के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बैंक जो ईमानदारी से लोगों को पैसा इसलिए देते हैं कि वो अपना धंधा चला सकें, वो उस पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जरूरी है कि इस पर सख्ती के साथ काम किया जाए। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े सभी तंत्र मिलकर गंभीरता से इस मसले पर विचार करें। बैंकों में होने वाले घोटालों पर लगाम लगाएं, क्योंकि ये राष्ट्र को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, राष्ट्र को विकास की राह पर पीछे धकेलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे बड़ी खबर का। अटारी में सीएम चन्नी ने किया चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने खेली फुटबॉल। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। यह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटारी में आज जो है सीएम चन्नी चुनाव प्रचार करने पहुंचे और इस बीच उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। दरअसल 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है और उससे पहले आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच सीएम चन्नी अटारी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने और यहां पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेली, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में होने वाले मतदान को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत अब झोंक दी है। सभी पार्टियों के दिग्गज जो है चुनावी मैदान में हैं और इसी बीच पंजाब के सीएम की ये तस्वीरें सामने आई है जो अटारी की है, जहां बच्चों के खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि सीएम के साथ फुटबॉल खेलकर उन्हें कितना आनंद आया है। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीच सड़क पर शराबियों ने किया हंगामा। 2 शराबियों के बीच जमकर हुई मारपीट। काफी देर तक दोनों शराबी करते रहे तांडव। कोतवाली शहर क्षेत्र की पिहानी चुंगी पर हुआ ड्रामा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 2 शराबियों ने जमकर आपस में मारपीट की और हरदोई की ये तस्वीरें हैं जहां कोतवाली शहर इलाके में इन 2 शराबियों ने जमकर हंगामा काटा है नशे की हालत में। एक और अहम खबर, यूक्रेन में फंसी हिमाचल की सुबाथू की बेटी। यूक्रेन रूस में युद्ध की आशंका के चलते सता रही है चिंता। यूक्रेन से एमबीबीएस कर रही है निकिता वालिया। वियना कार्जन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रही है निकिता। मुकेश वालिया, मेरी बेटी नितिका वालिया जो कि एमबीबीएस के लिए यूक्रेन में पढ़ती है, वह उसका ये फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर चल रहा है। टीवी के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात बने हुए हैं। मेरी बेटी से आज भी सुबह मेरी बात हुई है, क्योंकि युद्ध की अल्टीमेटम रात को बहुत था, जिसके कारण हमारा सारा परिवार चिंतित था। मेरी बेटी से लगातार बात अभी भी हुई है, वह सुरक्षित है।
और इसी खबर के साथ न्यूज इंडिया पर वक्त एक ब्रेक का हो चला है।